खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 सदन से पारित हो गया है। इसमें शामिल प्रावधानों के अनुसार अब राज्य सरकारें खनिजों पर अतिरिक्त कर या उपकर नहीं लगा सकेंगी। इससे सीधा प्रभावित खनिज संपदा से भरे झारखंड में सियासी बवाल मचा है। सवाल मैया सम्मान योजना समेत कई विभागों में वेतन संकट और वित्तीय चुनौतियों से जुड़ा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। संसद से पारित हुआ एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026। राज्य सरकारें अब अतिरिक्त कर सेस नहीं लगा सकेंगी। खनिज टैक्स पर राज्यों को झटका, केंद्र सरकार के हाथ आएगी पूरी कमान। एमएमडीआर बिल पर गरमाई झारखंड की राजनीति। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित हो गया और इस विधेयक का प्रमुख प्रावधान खनिज अधिकारों पर राज्य सरकारों की ओर से अतिरिक्त टैक्स, सेस या अन्य शुल्क लगाने पर रोक से जुड़ा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के कई मुद्दों पर विरोध के बीच विधेयक को पेश किया। देश में खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य सरकारें अब अतिरिक्त कर, उपकर या किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं लगा सकेंगी। इससे झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड खनिज पर नहीं लग सकेगा सेस, केंद्र सरकार के हाथ आएगी पूरी कमान। झारखंड को सालाना 8 से 10 हजार करोड़ का होगा घाटा। 1,36,000 करोड़ बकाया के दावे पर भी पड़ेगा असर। मैया सम्मान, सर्वजन पेंशन जैसी योजनाओं पर भी लग सकता है ग्रहण। इस बिल पर झारखंड में सियासी बवाल मचा है। हेमंत सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसे केंद्र का तुगलकी फरमान बताया है और कहा है कि इसे लेकर झारखंड सरकार सदन से सड़क तक एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरह से यह तुगलकी फरमान किया है कि जो भी कर मेरा बकाया अगर केंद्र के पास है वह भी कर अब हम नहीं वसूल पाएंगे। जो हमको लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो कर का राशि बकाया था अब वह भी इस विधेयक के आधार पर वसूल नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त नया कर भी हम नहीं वसूल कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास को रोकने का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है। वही मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आरोप लगाया है कि इस बिल का मकसद राज्य सरकार के अधिकार को सीमित करना है, जिससे झारखंड को काफी नुकसान होगा। बिल्कुल ये नुकसान का विषय है, इसीलिए क्योंकि जो कर है राज्य सरकार को जो अधिकार होता है उन करों को लगाने के लिए उसको सीमित किया जा रहा है। हमें लगता है ये फिर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला ही एक तरीके का बिल है। तो ये काफ़ी नुकसानदायक बिल रहेगा किसी भी राज्य सरकार के लिए और खास करके झारखंड जैसे राज्य के लिए जो अधिकतर अपने आय में के लिए ऐसे मिनरल्स और कोल रॉयल्टीज पे ही डिपेंड करते हैं। अतः बीजेपी का कहना है कि विधेयक खनन क्षेत्र में स्थिरता और पारदर्शिता बढ़ाएगा, निवेश को प्रोत्साहित करेगा, घरेलू खनिज उत्पादन को बढ़ावा देगा और देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत करेगा। चूँकि WTO के नियम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से खनिज संपदा खरीद सकता है अगर सस्ता पड़ता है तो। अभी आप देखेंगे झारखंड के अंदर ही जितनी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री इम्पोर्टेड कोल मंगाती है। वो इसलिए मंगाती है कि वो सस्ता पड़ रहा है। और ये अतिरिक्त जो बोझ कर का राज्य सरकारें जो लगाती है, जो सेस लगाती हैं, उसके चलते यहाँ का खनिज महंगा होता है। तो अतिरिक्त कर नहीं लगे, यहाँ की खनिज सस्ता हो और आगे आने वाले समय में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से कोयला मंगा रहे हैं या बाहर से खनिज मंगा रहे हैं, वो हम झारखंड या देश के खनिज से अपना इंडस्ट्री चलाएं, उसके लिए ये बहुत ही सकारात्मक है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक में न सिर्फ राज्यों की शुल्क लागू करने की शक्तियां समाप्त की गई हैं, बल्कि इसके लागू होने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज संपदा से जुड़ी भूमि का विनियमन भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। यानी झारखंड का 1.36 लाख करोड़ के बकाया का दावा भी खत्म हो सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड खनन विभाग को कुल 18,730 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर्फ सेस की राशि 7,487.91 करोड़ रुपए थी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 11,848.15 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें सेस की राशि करीब 1,380 रुपए थी। अब रॉयल्टी नहीं मिलने पर मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन समेत राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि झारखंड इस झटके से कैसे संभलेगा। झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का क्या होगा।
क्या खनिजों से जुड़े इस बकाये पर अब पानी फिर सकता है? झारखंड के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का पैसा कहां से आएगा? मैया समेत कई योजनाओं के संचालन में आएगी चुनौती। झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि संपदा है और सरकार के खजाने का बड़ा सहारा है। ऐसे में अगर खनिज से आने वाला राजस्व घटा तो सीधा असर हेमंत सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय मोर्चे पर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पहले से की गई कई विभागों में कमियों को वेतन के लाले पड़े हैं। ऐसे में अगले 3 साल हेमंत सरकार के लिए आम लोगों की योजनाओं का वहन करना और वेतन देना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा कहां से? न्यूज़ 11 भारत के लिए अंजनी राकेश और रुचि की रिपोर्ट। संसद में एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। जैसे ही बिल पारित हुआ, झारखंड में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। चलिए उस बैठक की पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। खान और खनिज विकास और विनियम यानी कि एमएमडीआर बिल के संसद से पारित होने के बाद झारखंड में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? उन्होंने कहा कि यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा जैसे मैया सम्मान योजना, अब वह आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा कि जिसे पूरा देश देखेगा। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल पारित होने से किसी राज्य को फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, झारखंड को फर्क पड़ा है, क्योंकि झारखंड में राजनीति गर्मा गई है, हलचल तेज हो गया है। देश का 40% मिनरल देने वाला प्रदेश इस वक्त ये सोच रहा है कि एमएमडीआर से क्या सच में फायदा होगा या फिर हमारी जमीन, हमारा खनिज, लेकिन फैसला केंद्र कैसे लेगी, ये सवाल चल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि अगर राज्य सरकार के हाथ में टैक्स का कंट्रोल नहीं होगा तो उससे पूरे देश में एक नियम के अनुसार टैक्स प्रणाली चलेगी। दूसरी बात यह कही जा रही है कि निवेश का बढ़ावा आएगा, हम लोग जो है आयात पर कम निर्भर होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में जो सत्ता पक्ष में और केंद्र में जो विपक्ष में कांग्रेसी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनका कहना है कि खनिज हमारा, जमीन हमारी, तो हम तय करेंगे कि कितना टैक्स लेना है, नहीं लेना है। और इस तरह से अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ चला जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और जो राज्य खनिज के भरोसे है उसका क्या होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए भाकपा माले से। सुशांत दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और उज्जवल तिवारी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। सदन में जैसे ही बिल पारित हुआ, यहां विपक्षी दल, मतलब यहां जो सत्तारूढ़ गठबंधन के तमाम घटक दल हैं, वो सवाल उठाने लगे कि देखिए केंद्र सरकार अब झारखंड प्रदेश से उनका हक भी छीनना चाहती है। हमारा राज्य है, हमारे खनिज है, हमारे मिनरल्स, हमारी जमीन, तो फैसला केंद्र क्यों करेगा? आयुष, मैं अपने समय का 30 सेकंड लेना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पे आपका ध्यान दिलाने के लिए। देखिए, ये आज पुलिस ने जो FIR किया है, आज उसकी कॉपी है। और कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं आयुष, आपको सुनकर आश्चर्य होगा छात्रों पे। इसमें धारा लगाई गई है BNS की 109, जो होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी CRPC में जो 307 हुआ करता था, वो 109 छात्रों पे लगाया। और कितनी चतुराई से इन्होंने किया कि किसी भी छात्र का नाम नहीं दिया, यानी छात्र आंदोलन के दौरान किसी भी छात्र को जब मर्जी उठा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा, हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। कितना संगीन मामला है। अब लौटते हैं आज के इशू पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। उस फैसले में 8-1 यानी 8 जजेस एक तरफ थे, एक जज एक तरफ था। मेजोरिटी का फैसला था
कि, और ये केस था माडा वर्सेस सेल, उसमें ये फैसला था कि जो रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। रॉयल्टी को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि ये टैक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, और सेक्शन 49 और 50 के तहत राज्य चाहे तो सेस ले सकते हैं। लेकिन उसी जजमेंट का मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि उन्होंने कहा था कि एंट्री 54 के तहत अगर संसद चाहे तो MMDR एक्ट के तहत राज्यों की शक्ति को लिमिटेशन या पूर्ण रोक लगा सकती है। कोर्ट ने कहा मौजूदा MMDR एक्ट में ऐसी सीमा नहीं थी, इसलिए राज्यों को अधिकार मिला। देखिए, अब ये कहते हैं कि कोर्ट ने जो किया वो झारखंड के हक का हनन किया। भाई 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय तो राज्य सेस नहीं लेता था। ये तो सेस लेना 2024 के जजमेंट के बाद 2025 से उन्होंने शुरू किया, अभी तक आया नहीं है। और हमारा कहना है कि जो नई धारा 9D है वो अभी भी स्पष्ट करती है कि राज्यों को जो उनकी रॉयल्टी है वो मिलती रहेगी। ये केंद्र जो उनको रॉयल्टी देता है 15-20 हजार करोड़ का, वो तो मिल ही रहा है। और पहले भी, इससे पहले वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारा कोई जीएसटी का भी बकाया नहीं है। जीएसटी एक अलग इशू है। ये लोग हमेशा कहते हैं जीएसटी का बकाया, 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात करते हैं। वो कोयला मंत्री माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के समय से या किस समय से कभी भी सरकार ने विवरण नहीं दिया, वरना हमारे सांसद इसको उठाने को तैयार थे। देखिए, और उसमें एक महत्वपूर्ण आज जो एक्ट था उसमें एक और क्लॉज था कि जो पहले से पैसा वसूल लिया है राज्यों ने, उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये झारखंड जो भी क्लेम कर रही है कि हमारा 10,000 करोड़ हम लोगों ने लगाया था, जो इनका एक फिगर है, हालांकि इस फिगर में भी कितना दम है ये समझ से परे है, ये इनको वापस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, अब इससे क्या होता है, इसकी वास्तविकता क्या होती है। कई बार पूरे प्रदेश में अनिश्चितता आ गई। देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आसपास के जो मतलब मिनरल प्रोड्यूसिंग राज्य है, उसमें ऐसा नहीं लगा हुआ है। अब वहां का जो माइनिंग है और यहां का माइनिंग है, दोनों में कॉस्ट का अंतर हो जाता है। तो ना तो निवेश आएगा, ना यहाँ सरकारी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं, वो अपने दूसरे जगह के माइंस को प्रोत्साहन देगी क्योंकि आपने यहाँ अलग से टैक्स लगा दिया है। ये पूरा विश्व जो है ग्लोबल मार्केट बन गया। ये तो कांग्रेस की सरकार ने ही उदारीकरण शुरू किया था 1991 में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री थे, उन्होंने फेमसली कहा था इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट नाउ। तो इसमें अगर आप अलग अलग स्ट्रक्चर रखेंगे तो झारखंड को जो नुकसान होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। देखिए, खनन क्षेत्र को निवेश अनुकूल बनाना है, एक समान राजकोषीय व्यवस्था करनी है और DMFT फंड के जरिए स्थानीय विकास सुनिश्चित करना है। तो अवैध खनन जो है होता है वो, और अनिश्चितता है वो भी खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहता है। अगर झारखंड सरकार वास्तव में झारखंड के हित की सोचती है तो अतिरिक्त सेस लगाने के बजाय अवैध खनन रोकती। साहब, अवैध खनन में इनकी रिपोर्ट है कि ये कोल इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन होता है अवैध खनन में। बाद निरसा इलाके में बार बार खबरें आती हैं कि चालें धंस रही हैं, गरीब मजदूर मर जा रहे हैं और बुलडोज कर दिया जाता है उस एरिया को। और एक बार PIL किया था हमारे अरूप दादाजी ने, जो आपके चैनल के मालिक हैं, तो उसमें सरकार ने यहाँ से मना किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने CBI इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। राज्य सरकार को धनबाद में कोयले के कुचक्र के खिलाफ इतना प्रेम था कि इन्होंने उस CBI इंक्वायरी को रोक दिया। तो इस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और टेम्पोररी स्टे लग गया। देखिए, अन्य खनिज समृद्ध जो भी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी प्रभावित होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एक रूपता आवश्यक है। इसलिए जो भी ये निर्णय हुआ है, जो नया कानून पास हुआ है, उससे केंद्र सरकार को कोई जो है झारखंड को नुकसान नहीं होने जा रहा है। लॉन्ग टर्म में भी ये जो एक भांति फैलाई जा रही है साहब, और इस तरह की भांति अब नहीं फैलाएं। अब तुरंत का गेन देखते हैं, तुरंत के गेन में झारखंड को हो सकता है कि कुछ 1,000 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म देखेंगे ना तो कोयले की रॉयल्टी में, मिनरल्स की रॉयल्टी में गिरावट आएगी। वो इसलिए आएगी ना आयुष, क्योंकि अब देखिए बगल के राज्यों में नहीं लगता, तो जो भी निवेशक वहां जाएंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, संसद ने राष्ट्रीय हित में सीमा लगाई, ये संघीय ढांचा के सही अनुपालन है। झारखंड को रॉयल्टी मिलती रहेगी। और DMFT फंड में क्या क्या घोटाला हुआ, इस पर एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि कहाँ के DC ने DMFT फंड से अपने घर में बैडमिंटन कोर्ट बना लिया, गेस्ट हाउसेस बन गया मैक्लूसीगंज में किस DC के कार्यकाल में। तो जो जमकर DMFT फंड का घोटाला हुआ, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने DMFT फंड के घोटाले का मुद्दा उठाया था, जो कि यहाँ पर भी हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर चाईबासा में। तो वहाँ पे इनको पर्यावरण में फोकस करना चाहिए, पेयजल में फोकस करना चाहिए, स्कूली शिक्षा में फोकस करना चाहिए, लेकिन ये तो अपने क्लब्स बनाने में लग जाते हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स बनाने में लग जाते हैं और तरह तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है। तो इसीलिए हम जो कुछ भी हुआ है वो संविधान के अनुरूप है, संसद के अनुरूप है, संसद को दिए गए अधिकार क्षेत्र के अनुरूप है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आयुष इसमें वायलेशन नहीं है।
बिल्कुल, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इसमें वायलेशन नहीं है। चूंकि लगातार राज्य के जितने भी घटक दल है सत्ताधारी दल के, हम उनसे बात करेंगे और इनका कहना है कि राज्य के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। ठीक है उज्जवल जी, अगर आप कांग्रेस हो या जेएमएम हो भी ये कह रही है कि झारखंड के राज्य पर, झारखंड के लोगों के अधिकारों पर हमला है, तो आप ही बता दीजिए कि टैक्स या लेवी में फिर समानता कैसे आएगी? आपके पास क्या समाधान है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देश में 2 व्यापारी खरीद रहे हैं और 2 व्यापारी बेच रहे हैं, यही समीकरण चल रहा है। देश को सिंगल नजर से देखा जा रहा है कि कॉरपोरेट घरानों को किस तरह मदद दिया जा सकता है, कॉरपोरेट को किस तरह, अपने आकाओं को, अडानी और अंबानी को किस तरह फायदा दिया जा सकता है। यह बिल आने वाले समय में काला बिल की तरह कहलाएगा, ये आप याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे। ये बिल लाने की जरूरत क्या थी? शेष हमारा स्टेट का अधिकार था, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के हिसाब से हम लगा रहे थे। क्या जरूरत था? किस इंडस्ट्री की ये बात कर रहे हैं? जब 14 से 19 के बीच में इनकी सरकार थी, कितनी इंडस्ट्री इन्होंने लगा दी? किस चायबासा की बात कर रहे हैं? इनके पूर्व उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर चप्पल जूते चले थे। ये आप किस चले थे? मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी ना बोले। आपके सहयोग से मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी ना बोले। उनको चूस लिया। मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी ना बोले। मेरी बात आप सुने, आपकी बात मैं सुनूं, इस राज्य की जनता सुने। चप्पल तो आपके नेता पे भी चला था। नहीं चला। ठीक है, आप आते हैं मूल विषय अरे पर। क्या बात कर रहे हैं? चला, आप विषय नहीं है। आप जब गलत बोले तो मैंने बोला, आप बीच में बोले तो मैंने बोला। प्रतुल जी, चप्पल नहीं कहाँ ना। चले या फिर उज्जवल जी चप्पल वो कहाँ विषय चले? नहीं, विषय आपका नहीं है। विषय उसी पर है। विषय हम आपने क्या जिक्र है? किया, आपने चायबासा का एग्जांपल दिया, मैंने नहीं दिया। मैं आपका जवाब दूंगा, बिल्कुल। मुझे बुलाया गया जवाब देने। जिस राज्य में खनिज सबसे ज्यादा है देश में, हमने शेष लगाया तो गलत किया क्या? आप 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारा रखे हुए थे, आप क्यों नहीं दे दिए थे? आपने बिल में कह दिया कि वो पैसा चल गया। आपने इस राज्य को केंद्र का गुलाम बनाने का परिस्थिति किया। खनिज का सारा पैसा आप अपने अधिकार में ले लिए। आप क्यों लेना चाहे? इसलिए कि आपकी नजर है कोयला में, आपकी नजर है आयरन ओर में, आपकी नजर है इस राज्य के खनिज पे। आप अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। आप इस राज्य की चिंता नहीं करते। अगर करते तो न 19 में न 24 में जनता ने आपको बुरी तरह हराया था। आप किए क्या 19 से 24 से 14 से 19 तक में बता दीजिए ना। एक काम नहीं किए जिसके कारण जनता ने आपको हटा दिया। और ये पूरा संघीय ढांचा को, आपने जिस संघीय ढांचा की जानकारी दी, वो संघीय ढांचा के विरोध है। इस राज्य में जंगल, जल जंगल जमीन है। आपको जल जंगल जमीन में आप ग्राम सभा का अधिकार तक इसमें नहीं रखे हैं, छीन लिए। आप आदिवासियों का हक मार रहे हैं, इस राज्य के आदिवासियों का हक मार रहे हैं। आप इस कानून से इस राज्य को आखिरी पैदान पर भेजने का काम करेंगे। और याद रखें, इस कानून के खिलाफ इंडिया गठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस सब मिलकर पुरजोर विरोध करेगा। और एक चीज बताना चाहे, जो स्टार्टिंग में प्रतुल जी ने कहा कि बच्चों पर एफआईआर हुआ है, एक नाम नहीं जुड़ा है भाई साहब, छात्रों पे नहीं जुड़ा है, अपराधियों पे जुड़ा है जिन्होंने कानून तोड़ा है। जी जी जी। और करेंगे केस, और जो गलत करेगा उसको भेजेंगे जेल। छात्रों ने गलत नहीं किया है। अगर हमारी मंशा गलत होती तो हम छात्रों का नाम देते। कौन नहीं जानता है कि कौन आंदोलन कर रहा है, किसके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है? इस राज्य का बच्चा बच्चा जान रहा है। हमने नाम नहीं डाला, हम लोग छात्र के साथ हैं। चलिए, छात्रों के साथ है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एमएमडीआर के बारे में। हमने खूब चर्चा की, खूब सवाल सत्ताधारी दलों से छात्रों के आंदोलन को लेकर भी किया है। कभी जवाब संतुष्टि वाले मिले, नहीं मिले, वो अलग बात है। फिलहाल एमएमडीआर पर बात करते हैं। आयुष जी, इन्होंने छेड़ा था टॉपिक, मैंने चलिए कोई बात नहीं, मैंने छेड़ने की बात नहीं है। बताया। आज की जो घटना थी उस पर चर्चा की गई। चलिए, अच्छी बात है, छात्रों के बारे में कम से कम इस बड़े विषय के बीच में भी चर्चा हो रही है। हमें अच्छा लगा। हम फिलहाल चलते हैं। प्रतुल जी 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर संजय जी के पास चलेंगे। देखिए, ये जो केस हुआ है जिसमें धारा 109 लगाया गया बीएनएस का, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। और इसमें कहा इन्होंने कि किसी का नाम नहीं दिया सबको। ये तो और खतरनाक होता है। आप किसी का नाम नहीं देंगे लेकिन सभी छात्रों पे दबाव बना कर रखेंगे, तुम्हारा नाम डाल देंगे, आंदोलन को अगर तीव्र करोगे। तो ये तो पुराना स्टैंडर्ड
प्रोसीजर रहा है कांग्रेस की, और तब से जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि राज्य का हक छीना, 55 वर्ष तक तो आप थे, आपने क्यों नहीं राज्यों को अधिकार दे दिया था टैक्स लेने का, सेस लेने का, खुद नहीं दिया जी। अब बिल्कुल चलिए हमारे साथ गेस्ट पैनल में संजय मेहता आजसू पार्टी से जुड़ गए। संजय जी स्वागत है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि झारखंड हो या किसी भी प्रदेश के राजस्व पर लगाम लगाकर क्या केंद्र सरकार संघीय ढांचा पर प्रहार नहीं कर रही है? ये आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। आपने जो कहा ना कि किसी राज्य के राजस्व पर लगाम लगाकर, देखिए इसमें स्पष्टता जरूरी है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि इस देश के अगर फेडरल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और जब आप खनन का मसला जब हम देखते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये संघ सूची का विषय है और इस पर संघ जो है वो अगर कोई एक्ट लाया है या फिर इस तरीके का कोई बिल अगर सदन में पारित हुआ है तो अगर वैसे राज्य जिनको इस बात को लेकर के आपत्ति है, मेरा कहना यह है कि संघीय ढांचे में आपको अपना विरोध जताने का भी पूरा अधिकार है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप सरकार के समक्ष अपनी बात रखिए। अभी तो लगातार ये सरकार कह रही है कि संवाद का रास्ता खुला हुआ। आप तो चर्चा नहीं करते, चर्चा करने के वक्त आप हंगामा करते रहते हैं। आप सदन में चर्चा करिए ना इन विषयों पर। और आपने क्यों नहीं विरोध किया? झारखंड के कितने हमारे जो सांसद हैं वो जाकर के वहां सदन में इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो सदन के पटल पर विरोध नहीं करेंगे लेकिन बाहर में ये प्रदर्शित करेंगे कि ये देखिए मेरे साथ इस तरीके की चीजें हो गई। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, अगर इसको हम प्राइमा फेसिया देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ तुरंत ये इसका कुछ नुकसान हो सकता है, राज्यों को नुकसान हो जाएगा, वो उपकर नहीं ले पाएंगे तो उनको राजकोषीय घाटा हो सकता है। लेकिन अगर इसके दूरगामी परिणाम को देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि इसमें जो नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स आए, थोड़ा माइनिंग जो है सो लिबरल होगा, तमाम चीजें जो है थोड़ा आसान होगी। तो दूरदृष्टि से चीजों को देखने की जरूरत है और मुझे लगता है कि अगर दूरदृष्टि से देखेंगे तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत सकारात्मक निकल करके सामने आएगा और मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। चलिए सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। भाकपा माली के पास चलते हैं। सुशांतोदा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम सिर्फ मिनरल्स पर बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहले यूरेनियम के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमारा देश अगर न्यूक्लियर सशक्त पावर बहुत बड़ा पावर बनता है तो उसमें एक झारखंड की भी भूमिका है, आप मानते हैं। और वही यूरेनियम खरीदने के लिए अपने ही देश को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े तो क्या यह आयात के ऊपर ज्यादा निर्भरता नहीं बढ़ाएगा? सबसे तो पहले बता दें कि ये आपके साथ गांव-गंज से आदिवासियों का जो एक विरोध आपको दिखने मिलेगा पहला, क्योंकि ये जमीन मेरी, पानी हमारी, सारा कुछ हम आज तय करेंगे केंद्र सरकार, क्या करेंगे सेंट्रल। हमारे यहां पर कौन सी वार्ता हुई, किस जनता के बीच में गई, कौन ग्राम सभा में बैठक हुई, यह बताने की जरूरत पड़ेगी। हमें लगता है कि जिस तरह से कमजोर करने की स्टेट को कोशिश कर रही है, शेष को तोड़ के, शेष को अपने पास रख के जो कमजोर करने की कोशिश कर रही है, यह भूल जाए। हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन, झारखंड बनने समय जो आंदोलन हुई थी, बनने से पहले जो आंदोलन हुई थी, उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा ये, क्योंकि अब इस पर बैठक होगी। आज भी बैठक हुई, आज भी माले ऑफिस में बैठे थे, आज भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आज भी प्रेस में दिया गया, रिलीज किया गया। ये लड़ाई बहुत जल्दी गठबंधन की लड़ाई और सब मिल के ये लड़े जाएंगे जिस तरह से केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रहे। ये सबसे बड़ी चीज कि आदिवासियों के जो डेवलपमेंट की बात रहेगी, जो सरकार जो पूंजी से, जो ये शेष के पैसा से जो आगे बढ़ेंगे, उस पर भी रोक लगेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चाहते नहीं है कि आगे की डेवलपमेंट की सरकार को कैसे रोके, ये चाहते हैं। हम बोलते हैं आपको गांव के अंदर जो अभी भी थोड़ा से मतलब हल्ला हुआ है, अब ये ज्यादा जोर, अब कहीं भी प्रोग्राम होगा निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की शेष की जो आपका बंदर मार करने की कोशिश 2 लोगों पर जाएंगे। इसको हम लोग बचाने के लिए लड़ाई और मजबूत करेंगे और राज्य सरकार हमारी जो चल रही है, गठबंधन बैठक करके ये तय करेंगे कि आगे हम लोग को करना क्या है और ये जोरदार आंदोलन होंगे। हमें लगता है कि झारखंड बनने के समय जो आंदोलन हुए थे उससे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद झारखंड को बचाने की जरूरत है। चलिए झारखंड को बचाने की जरूरत है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे। प्रतुल जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर अलग अलग लेवी सिस्टम से निवेश को परेशानी हो रही थी, निवेश लाने में दिक्कत हो रही थी, तो सवाल यह है कि बिल लाने से पहले तमाम राज्यों से बात कर सहमति पर क्यों नहीं आया गया, सीधे बिल क्यों ले आया गया? देखिए मिस्टर शूट एंड स्कूट, राहुल गांधी जी कोई वार्ता करेंगे तब ना। गृह मंत्री जी तो दिल्ली की सड़कों पे जो हुआ उसमें भी बातचीत करने को तैयार थे, लिखित दिया था जो अध्यक्ष है माननीय ओम बिरला जी को कि मैं तैयार हूँ
3 बजे से अगले दिन 3 बजे तक पूरे 24 घंटे तक आप वार्ता करें, रात को भी यही रहने का इंतजाम करें। माननीय प्रतिपक्ष नेता का अपना नजरिया हो सकता है, वो इस पर तैयार नहीं हुए। तो वार्ता क्या हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, मैं फिर से आपको इसका एंट्री 54 के बारे में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय स्पष्ट किया था कि हम 49 और 50 के हिसाब से एंट्री में राज्यों को सेस लेने का परमिशन तब तक देते हैं जब तक एंट्री 54 के तहत संसद इस पर रोक नहीं लगाए। देखिए क्या है ना, मैंने पहले भी कहा, ये मनमोहन सिंह का ही कंसेप्ट था कि पूरा जो वर्ल्ड है, ग्लोबल मार्केट है, इससे आप अपने आप को अछूता नहीं रख सकते। उस समय जो निजीकरण का दौर शुरू हुआ था वो कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव जी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय से हुआ था। उसी निजीकरण के तहत में पूरे जो इकॉनमी है उसको ओपन अप किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम भी निकले, मैं नहीं कहता कि इसका नकारात्मक परिणाम था, लेकिन अब आप कहेंगे कि पड़ोसी राज्यों में ये सिस्टम नहीं है, तो कौन सी कंपनी जो है, क्या कोल इंडिया की कोई अनुषंगी इकाई BCCL या CCL जिसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, मान लीजिए कोल प्रोडक्शन प्रति टन यहाँ पर 100 रुपये का हो रहा है, हाइपोथेटिकल फिगर, और आप सेस लगा देते हैं 10% का, तो ये 110 रुपये हो जाएगा पड़ोसी राज्यों में, जबकि ये 100 या उससे भी कम के आसपास होगा। जगह के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ों को जोड़ दे तो कौन इस अनकम्पिटिटिव मार्केट में करना चाहेगा, तो झारखंड का अहित कैसे होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो झारखंड में निवेश आना कम हो जाएगा। माइनिंग कंपनियां, वो स्टेट रन माइनिंग कंपनियां हो या प्राइवेट सेक्टर की माइनिंग कंपनियां, वो इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगी, क्योंकि यहाँ सरकार सेस लगा रही है। अगल बगल के जो राज्य हैं उन्होंने सेस लगाया नहीं, और बार बार एक ही प्रश्न उठता है ना साहब, ये कह रहे हैं कि झारखंड की जनता के साथ अन्याय है, तो मार्क्सिस्टों को ये बताना चाहिए कि कितने बार कांग्रेस की सरकार जब थी 55 वर्षों तक केंद्र में, इन्होंने इस मांग को कहा था कि राज्यों को लेना चाहिए अपना अलग से टैक्स, इसका सेस लेना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रॉयल्टी होती है इसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट माना गया है। तो इस तरीके से कब इन्होंने आवाज उठाई, कांग्रेस ने 55 वर्षों तक राज्यों की बात को क्यों नहीं रखा। ये तो अभी एक भी जो सेस लगाया राज्य सरकार ने उसका कोई इनको अंतर नहीं आया। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अवैध खनन, जो मैं पिछले बार भी चर्चा कर रहा था आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में, अवैध खनन झारखंड में एक नासूर बन गया है साहब। कितनी मौतें होती हैं, कितनी बार आप रियलिटी चेक कराएंगे आयुष, कितना, मैं तो साधुवाद करता हूं आपके चैनल का कि 2 दर्जन बार बैठा हूंगा मैं डिबेट में, जहां गरीब लोग मर जाते हैं, इतने गरीब मजदूर होते हैं ना कि वो पुलिस के केस से अपने लाशों को लेकर, अपने संबंधियों के लाशों को लेकर भाग जाते हैं और कोई केस नहीं होता। उसके बाद तो 1-2 बार हुआ है कि बुलडोजर चला दिया गया। सुशांतो जी इसके गवाह हैं, उन्होंने उस समय बात उठाई थी, अच्छी बातों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो निरसा क्षेत्र में जो ये रैम्पंट है, या धनबाद बोकारो एरिया में ये रैम्पंट है इस तरीके का इलीगल माइनिंग का नेक्सस, इस पर सरकार लगाम लगाए। मतलब अगर आप कह रहे हैं टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता आ जाएगी, सिर्फ केंद्र से अगर वो कंट्रोल होगा तो वो पूरी तरह से जितनी भी चीजें हैं, लेवी है और जो तमाम तरह की चीजें हैं उन पर कंट्रोल आ जाएगा पूरी तरीके से। देखिए, 1 नेशन 1 टैक्स की ओर हम पहले भी बढ़ चुके हैं। यहाँ पहले कहीं सेल टैक्स लगता था, कहीं सेंट्रल टैक्स लगता था, अब GST जो है उसके जरिए पहले राज्यों ने विरोध किया था, लेकिन अब राज्यों को समझ में आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने जनवरी में जो सेशन चल रहा था, विंटर सेशन, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था GST का कोई पैसा बकाया नहीं है। हाँ, उन्होंने मांग जरूर दोहराई थी कि 1,26,000 करोड़, जो शायद अब रिवाइज करके 1,41,000 करोड़ ये कह रहे हैं, तो वो फिगर देना हमारे कब, किस समय, किस सेक्टर में माइनिंग में कितना गया, अधिग्रहण में कितना गया। वो माननीय, मैं फिर से कह रहा हूं, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे, उस समय से लेकर अभी तक का सब डेटा थे। हम जाहिर तौर पर MMDR बिल कितना जरूरी है, कितने व्यापक पैमाने पर इसका असर अलग अलग राज्यों में होगा, खास तौर पर झारखंड पर कितना असर होगा, और भी कई तरह के सवाल है। तो देखिए, MMDR अमेंडमेंट बिल के सदन में संसद भवन में पारित होने के बाद लगातार सवालें उठ रही हैं। झारखंड में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक की और एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अब आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा देश देखेगा। लेकिन इन सब से इतर हम तकनीकी पहलुओं पर बात करें, हम चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के पास। कांग्रेस से उज्जवल तिवारी हमारे साथ है। उज्जवल जी, आप लोग केंद्र द्वारा लाए गए इस बिल को नहीं मान रहे, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि हर राज्य का अलग माइनिंग टैक्स हो? क्या इससे अनियमितता नहीं होगी? देखिए आयुष जी, ये देश हर चीज के अलग अलग चीज है, यहां तक कि जिला का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, राज्यों का तो बात ही मत कीजिए। हर चीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसीलिए झारखंड के राज्य का रिक्वायरमेंट है। हमें लगा, हमने सेस लगाया, और हमने ऐसा थोड़ी है कि वो सेस को उससे कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई। हमने ये नहीं किया कि क्या कहते हैं टैक्स लिया और रखा रहा। योजनाएं चलती है, राज्य के लिए चलती है, राज्य के जनताओं के लिए चलती है। अप्रॉक्स जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि डेटा ऊंची नीच हो सकता है,
25 में हम लोग ने केवल खनिज शेष का लगभग 1380 करोड़ की आय किए थे। इससे अब आवास बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। आप इस योजना आप शेष को बंद क्यों करना चाहते हैं? एक तरफ केंद्र से एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल लगाते हैं तमाम फंडों में, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि स्टेट से भी मत लीजिए। तो भैया कोयला मेरा, जमीन मेरा, सब चीज मेरा, उसके बाद आप बोलते हैं कि डिसीजन सब आप लेंगे, पैसा आप लेंगे, तो राज्य का रहेगा क्या? आप केवल आर्थिक पाबंदी कहा जा सकता है इससे कि राज्यों को लगाना चाहते हैं जो खनिज से करते हैं, जो अपने शेष लगा के करना चाहते हैं और जो अपने योजनाओं को राज्य की जनताओं को फलीभूत करना चाहते हैं। यह निवेश का मामला ही नहीं है। कौन इंडस्ट्री ने बोला कि मैं राज्य में नहीं जाऊंगा ड्यू टू शेष? एक इंडस्ट्री का नाम बता दें। यह केवल उन दो अडानी और अंबानियों को खुश करने के लिए, उनके लिए रास्ता खोलने के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए, ये शुरू से मैंने स्टार्टिंग ही में कहा, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, यही चल रहा देश में। और रहा बात कि प्रतुल जी ने कहा आगे भविष्य में पता चलेगा। भैया नोटबंदी जब बंद हुआ था तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसका आपको पता चलेगा जब टोटल डेटा आएगा। मुझे जहां तक जानकारी है आरबीआई ने 99 पॉइंट समथिंग डेटा दिया था जो कलेक्शन आ गया था बैंक में। कोई पता नहीं चला काला धन है कि नहीं है, कहीं गलत पैसा नहीं दिखा, आरबीआई ही डेटा दिया था ना। तो दूर में पता चलेगा। और रहा बात हर चीज में 55 साल की बातें, मुझे तो लगा था कि प्रतुल जी स्टार्ट करेंगे कि नेहरू जी की गलती है, हमें तो लगा था इसमें भी नेहरू जी आ जाएंगे। तो हर चीज को पूर्व में देने का इल्जाम ये छोड़ देना चाहिए। सरकार आपकी है 11 साल, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप गलत नीति ला रहे हैं, देश का अर्थव्यवस्था का बैंड आप बजा रहे हैं, देश के युवाओं का भविष्य आप खराब कर रहे हैं, देश के माताओं का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। और ठिकरा किस पर फाड़ा रहा है? नेहरू जी पर, इंदिरा जी पे। उज्जवल जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब हम सत्ता पक्ष से जरूर लेंगे, केंद्र में जो सत्ता में उनसे जरूर लेंगे। संजय मेहता हमारे साथ हैं आजसू पार्टी से। संजय जी, बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है, क्या उद्योग घरानों को राहत देने के लिए अब राज्यों के राजस्व से समझौता किया जाएगा? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इन राज्यों में जो राजस्व वसूला गया, जो लीवी ली जाती थी, अगर उसे केंद्र डिसाइड करेगी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या खत्म नहीं होगा राज्यों का? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जब अगर मिनरल मार्केट को हम देखते हैं तो अगर वन नेशन वन मिनरल मार्केट को अगर सरकार लाने की एक कोशिश कर रही है, उससे इसको बढ़ावा जरूर मिलेगा। दूसरी बात कि आप जो बात कर रहे हैं ना, इससे कंप्लाइंस थोड़ा ईजी होगा। एक जो असमानता थी, और जब हम माइनिंग का मार्केट देखते हैं, खनन क्षेत्र में आप देखते हैं, तो ये जो असमानता थी कि किसी राज्य में कुछ शेष है, किसी राज्य में कुछ शेष है, तो इस तरह से तो खनन तो प्रभावित होगा ही। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से इसको देखेंगे कि राज्यों की इससे कोई स्वायत्ता पर असर पड़ रहा है या फिर उनको राजकोषीय घाटा हो रहा है, ये जो देश है वो एक संघीय ढांचा है और ये राज्यों का संघ है। तो इसलिए आपको इस दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत है कि जो खनन का मसला है उस पर स्टेट अकेले फैसला नहीं कर सकती। और जो इससे पहले उपकर लगाने के जो अधिकार भी मिला वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिला था, और अब चूंकि इस पर बिल आ गया है तो इस तरीके का अगर कोई भी आप विरोध जता रहे हैं तो तमाम वैसे राज्य जिनको इस विषय पर आपत्ति है उनको अपना आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात मैं फिर से जोड़ना चाहता हूं कि क्या विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर उस तरीके की मुखरता दिखाई है? क्या विपक्ष ने उस तरीके से इस मुद्दे का कोई विरोध प्रदर्शन किया है? नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग ऊपरी तौर पर इन सब चीजों को प्रदर्शित जरूर करते हैं कि लेकिन जब वैधानिक तौर पर अपनी बातों को रखने का अवसर होता है तब ये रखते नहीं, तब बाहर तख्ती लेकर के अलग अलग तरीके की बात करते रहते हैं। तो इसलिए इनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये इस मुद्दे पर मुखर होकर के बोलेंगे नहीं, और जब कोई फैसला आ जाएगा तो उस पर ये फिर ये कहेंगे कि इस तरीके का फैसला नहीं होना चाहिए था। तो इस बात को समझने की जरूरत है। सिर्फ 10 सेकंड केंद्र से सवाल पूछा था इन्होंने, भाई उज्जवल जी ने। देखिए क्या है ना कि ये 55 वर्षों तक जो कहते हैं ये तो सच्चाई है ना साहब। 55 वर्षों तक अपने राज्यों को अधिकार नहीं दिया। 2024 के बाद ये झारखंड ने अपने हक का जो था सेस को बढ़ा दिया। अब इसका कैसे डिफरेंस होगा मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अगर कोई समझना नहीं चाहे तो कैसे होगा? और ये इन्होंने कहा कि सिर्फ नेहरू जी तक जाएंगे। सब सिर्फ नेहरू जी की बात क्यों?
नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, उसके बाद राजीव जी हैं, उसके बाद नरसिम्हा राव साहब हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, और पीछे से सत्ता चला रहे राहुल जी हैं, प्रियंका वाड्रा जी हैं और सोनिया जी हैं, सब लोग हैं। चलिए देखिए, राजनीतिक बातचीत तो नहीं है, टेक्निकल हम लोग टेक्निकल पहलुओं पर आज बातचीत कर रहे हैं। तो बस एक फाइनल लाइन आयुष कि राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ है, और जो मिनरल का पहले भी केंद्र सरकार से रॉयल्टी मिलता था वो निर्बाध रूप से जारी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ कंपनीज आना बंद कर देगी, माइनिंग में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी, तो रॉयल्टी की राशि गिर जाएगी। मतलब एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सत्ताधारी दल से, एक भाकपा माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी है। सुशांतो दा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लेवी पर हद से ज्यादा कंट्रोल राज्य सरकार का होना, असीमित कंट्रोल होना, और जितने भी खनिज युक्त जमीन है उस पर कंट्रोल होना, क्या देश भर के जितने बिजनेसमैन हैं उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ ये पूरी तरह से नहीं चला जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये कंट्रोल किनके हाथों में देने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की बात है। ये हमारे खनिज की कंट्रोल किनकी हाथों में जाएंगे, नाम नहीं बदलेंगे, नाम वही रहेंगे, सिर्फ बदले जाएंगे, कोई फेस नहीं बदलेंगे, आ जाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि ये जो बातें हो रही है, हमारे राज्य के साथ जो बातें हुई है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कहीं के भी बातें, हमें जनता के बीच में ये बातों को रखने के लिए केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत थी। क्या आप अभी जाके कोयला क्षेत्र में हो, जहां चाईबासा क्षेत्र में, हमारे झारखंड के पूरे क्षेत्र में जाके जनता के बीच में किसी की भी ताकत होगी जो ये कानून लाने के बाद उसकी पार्टी के जो विधायक हो, सांसद हो, वहां जाके कहेंगे कि ये इससे आपको फायदा मिलेगी? है ताकत? है किसी की ताकत बोलने की? नहीं होंगे। हमें लगता है कि इसको सोचने की जरूरत थी, इस तरह से कानून लाने की जरूरत आने से पहले निश्चित तौर पर जनता से बातें करने की जरूरत थी। सिर्फ हमारे स्टेट ने, दूसरे स्टेट में जहां नहीं भी लगे वहां भी बातें करने की जरूरत थी, लेकिन ये अपनी ताकत से और दो लोग को फायदा दिलाने के इस तरह से कानून लाए, इसका जोरदार विरोध होंगे। झारखंड की जनता तय है कि इसमें झारखंड में सबसे ज्यादा विरोध होंगे। हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन में, झारखंड अलग राज्य बनने में जो ताकत लगी थी उससे भी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, हम भारतीय जनता पार्टी से एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं। प्रतुल जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम पंजाब या हरियाणा को ले लेते हैं, कृषि से उन्हें मुनाफा होता है, हमारा राज्य झारखंड जिसे खनिज से मुनाफा होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें खनिज से मुनाफा हो रहा है तो उस पर राज्यों को क्यों हक नहीं होना चाहिए कि हमें तय करने दीजिए भैया, जो हमारा सबसे बड़ा आय का स्रोत है उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी? आयुष, आप एक बात से सहमत है ना कि झारखंड का खास करके छोटा नागपुर का इलाका जो है, संथाल परगना का इलाका है, वो पठारी इलाका है। कोल्हान में भी यही स्थिति है, खेती योग्य भूमि कम है जी साहब। नहीं तो हम तब से इस राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि खेती योग्य भूमि कम है, तो जो उरांव जनजाति खेती में निपुण है उसके पास से आपने नगड़ी का जमीन छीनने का क्यों प्रयास किया? ये आगे बढ़ जाते, थोड़ी बंजर भूमि में थोड़ा ऊंचा नीचा प्लेटू टाइप का भी स्ट्रक्चर उसको डेमोलिश करके बना लेते। लेकिन खेती योग्य भूमि नाम मात्र की है, उसको भी अगर आप अधिग्रहण कर लेंगे तो कैसे होगा? देखिए, लौट के आते हैं, अभी इन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया, अब तो अडानी अंबानी के प्रवक्ता इनको जवाब देंगे, लेकिन ये शायद आदतन कांग्रेस वाले ऐसा कहते हैं, दो ही कंपनियों का इनको नाम याद आता है क्योंकि इनके समय में टाटा बिरला हुआ करता था। अब इस दौर में अडानी अंबानी अपने एम्पायर को फैला रहा है। टाटा बिरला को क्या संरक्षण इन लोगों ने दिया था, किस तरीके से पॉलिसीज को रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, दूसरे कंपनीज को ओपन अप करने नहीं दिया था, ये किसी से छिपा नहीं। और जहां तक अडानी अंबानी की बात है, तो अंबानी को सबसे पहला जो लाइसेंस था वो तत्कालीन राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में, जो उनको केमिकल्स इंपोर्ट करने का मिला था जिससे वो अपने कलर्स डाइज करते थे। वो सबसे पहले राजीव गांधी जी ने कहा था, उस समय बड़ा हैतोबा मचा था। और जो पहली जो पोर्ट थी मुद्रा की, उसको किसने हक दिया था? वो यूपीए की सरकार ने अडानी को दिया था। तो ये बोलने से पहले खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। आज का विषय उनके विषय में डिस्कशन करने का नहीं है। आज का विषय मैं फिर से एक बार आपके तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही यहां पर माइनिंग में ड्रॉप होगा, कंपनियों को लगेगा इस सेस के कारण हमारा जो प्रॉफिट है या हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ जा रहा है सरकार के टैक्सेशन को जोड़ के, राज्य सरकार के सेस के कारण, तो वो दूसरा रास्ता खोलेंगे साहब। और बहुत सारे नए माइंस बगल के राज्यों में भी निकल रहे हैं। तो आपकी जो रॉयल्टी है, जो केंद्र सरकार आपको रॉयल्टी देती है आपके प्रोडक्शन के हिसाब से, जब आपका प्रोडक्शन ड्रॉप करेगा तो आपकी रॉयल्टी का पैसा भी ड्रॉप करेगा। तो इस विस्तृत नजरिए से, इस बड़े जो कहते हैं नजरिए देखने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता
कि झारखंड का किसी भी तरीके से अहित होगा। राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की यहाँ से शुरुआत की थी। झारखंड भाई ट्राइबल्स के लिए वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पे गए थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उस मिट्टी को सर पे लगाया था। तो इस ट्राइबल स्टेट के लिए प्रधानमंत्री बहुत संजीदा रहते हैं और किसी भी तरीके से केंद्र सरकार यहाँ का नुकसान नहीं होने देनी चाहेगी। लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को, जो केंद्र में विपक्ष है, उसको ये फेक नैरेटिव बनाना बंद करना चाहिए कि साहब इस एक्ट के आने से राज्य को नुकसान होगा। राज्य को नुकसान जब होगा जब आप सेस एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपकी रॉयल्टी का पैसा कम हो जाएगा। जी आयुष। बिल्कुल प्रतुल जी, चलिए अब एक हम आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, तमाम सवालों के जवाब ले रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सुनिए। और पूरी तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार उस विधेयक से प्रभावित होंगे। उस विधेयक का नाम है MMDR और उस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, लोकसभा से पारित हुआ और आज राज्यसभा से उस विधेयक को पारित कराया गया और 5 मिनट के अंदर में ही बिना उस पर चर्चा किए हुए, बिना सदन को विश्वास में लिए हुए और बिना उन राज्यों को विश्वास में लिए हुए जो राज्य इससे प्रभावित होंगे, हम सीधा प्रश्न भारत सरकार से करना चाहते हैं कि क्या इस संशोधन से प्रभावित राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया। दूसरा सवाल है, क्या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे खनिज उत्पादक राज्यों से औपचारिक परामर्श किया गया। तीसरा, यदि राज्यों का हजारों करोड़ रुपया का राजस्व प्रभावित होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। और खनन से प्रभावित गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि जमीन हमारी जाएगी, खनिज हमारे निकाले जाएंगे, धूल हमारे लोग फाकेंगे, बीमारियां हमारे गांव के लोग झेलेंगे और विकास के लिए जो वित्तीय क्षमता भी हमसे छीन ली जाएगी। यह कहां का न्याय है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में गुस्सा है। MMDR अमेंडमेंट बिल के आने के बाद से इनका कहना है, लगातार ये बातें कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार के हाथ में जो था वो सारी अधिकार छिन जाएंगे, राज्यवासियों के अधिकार छिन जाएंगे। लेकिन बहरहाल हम फिलहाल अपने गेस्ट पैनल का रुख कर लेते हैं, चलते हैं उज्जवल तिवारी के पास, कांग्रेस से हमारे साथ है। उज्जवल जी, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले गौतम अडानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही लोग सबसे ज्यादा अडानी अंबानी करते हैं। हमें कोई परहेज नहीं कि आप किसी का नाम लीजिए, लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा या जो तमाम उद्योग घराने के लोग हैं वही तो आएंगे निवेश लेकर। और अगर यूनिफॉर्म टैक्स हो जाएगा तो क्या उनका आना आसान नहीं हो जाएगा झारखंड? देखिए, अडानी जी आए मिलने, अंबानी जी मिलने आए, भारत में ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। हम किसी को रोक नहीं सकते किसी के आने से। आए, निवेश करें, मगर मालिक नहीं बन सकते हैं, मालिकाना नहीं देंगे। झारखंड में आइए, निवेश करिए, निवेश का स्वागत है। जिस तरह सारा सिस्टम दे दिया जाता है उस तरह नहीं होगा। राज्य के जनता का, यहाँ के लोगों का हक दे के आप आइए ना, निवेश कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अडानी नहीं, अंबानी जी भी आए। टाटा देखिए, टाटा कितना बढ़िया सिस्टम चलाता है जमशेदपुर में।
पूरा कितना सुंदर शहर है, पूरा देश जानता है। तो हमें किसी के इन आने से, किसी के मुलाकात करने से कोई परहेज नहीं है। आए, सीएम साहब हैं, सीएम राज्य के हैं, थोड़ी के पर्टिकुलर कुछ वर्ग के हैं, उनसे कोई भी मिलने आ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो सीएम साहब प्रोटोकॉल में जाते हैं ना, हमारे विभाग के हमारे तरफ से मंत्री जाते हैं ना, तो प्रोटोकॉल से नियम है, आए ना, हमें कोई नहीं, आए निवेश करें, मगर नीति और नीयत सही होनी चाहिए। रेड कारपेट वेलकम तो हुआ था ना सर, ये बात तो आप भी मानते हैं। सायरन देखिए, प्रोटोकॉल से आपको मैंने बोला ना कि रेड कारपेट और क्या है उस सब छोड़ दीजिए, आइएगा तो यहाँ के लोगों के हिसाब से काम होगा, यहाँ के जनता के हिसाब से काम होगा। तो केंद्र उस हिसाब को नहीं मान रही, पूरी बात कर लेना, हमने मैं आपसे उसी पर सवाल जोड़ रहा हूं। हिसाब से काम होगा, जहां आप काम करिएगा वहां विस्थापितों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। विस्थापितों की बात होती है, चांडिल याद आ जाता है मुझे, इसीलिए ठीक है उस विषय पर अभी नहीं जाते हैं। क्या चीज? विस्थापितों की बात होती है, चांडिल हमें याद आ जाता है, लेकिन उस पर नहीं चर्चा करते फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं फिलहाल, बिल्कुल संजय मेहता जी के पास चलते हैं। एयरपोर्ट भेज दिया, चलिए ठीक है ठीक है, कभी देखिए कई तरह के विषय हैं, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। आर्मी में क्या आप लोग ले आ दिए 4 साल का नौकरी, ठीक है, तो बहुत लंबी डिबेट चलेगी, चल जाए ना, ठीक है। अब आगे उस विषय पर चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं भी तैयार हूं संजय जी, कर ले, उज्ज्वल तिवारी जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का, अब सुन लीजिए सर, समय नहीं है, अब आपको सब्र से जब सुना गया आप भी सुन लीजिए। संजय जी चलते हैं आपके पास। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बुलाइए जिनको बुलाना है, आइए जिन्हें आना है, लेकिन अधिकार तो राज्य का बना रहेगा। यहाँ जिम्मेदारी राज्य सरकार तय करेगी, यहाँ पर क्या कब होना है ये राज्य वाले तय करेंगे, दिल्ली में बैठकर थोड़ी तय होगा। देखिए, अगर एक कोई यूनिफॉर्म मॉडल आ रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, असमानता से दिक्कत क्या हो रही थी कि निवेशकों को एक बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा था, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि प्रारंभिक दृष्टिकोण में इस पूरे विषय को अगर हम देखते हैं तो राज्यों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको एक कह सकते हैं कि वित्तीय तौर पर नुकसान होगा, और वो अपने राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा को देखते हैं, अगर झारखंड को देखते हैं, बगल में छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो आप मध्य प्रदेश को देखिए, और तमाम जो सरकारी कंपनियां भी हैं, चाहे वो CCL हो, BCCL हो, या फिर अभी जिस तरीके से हमारा बड़का गांव में माइनिंग हो रहा है, जिस तरीके से हमारा रामगढ़ के क्षेत्र में हो रहा है, धनबाद के क्षेत्र में हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब स्टेट को शेष नहीं मिलेगा, उपकर नहीं मिलेगा, तो ये तो बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। बट ये क्यों नहीं समझते हैं कि कंप्लायंस ईजी हो रहा है? ये क्यों नहीं समझते हैं कि 1 नेशन 1 मिनरल पॉलिसी आ रही? ये क्यों नहीं समझते हैं कि एक यूनिफॉर्म मॉडल आ रहा है? ये इसको क्यों नहीं समझते हैं कि एक एकरूपता आने से एक बड़ा लाभ हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर? और इस देश को अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि तो अगर किसी पॉलिसी से पूरे देश को फायदा हो रहा है, तो राज्यों को इस दृष्टिकोण पर अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है कि सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा ना देखें, राष्ट्र का भी फायदा देखें। इस विषय को भी मुझे लगता है केंद्र में रखने की जरूरत है। सुशांतो दा, बहुत छोटा सा प्रश्न करूंगा, महज 4 शब्द का, खनिज राज्य का कि देश का? देखिए, खनिज तो आप राज्य का नहीं देश का बोल सकते, लेकिन हमारे जमीन पे है, हमारे जमीन पे है, हमारा पानी है, हमारा झारखंड है, हमारा जमीन है, इस पर अगर कोई दूसरा आंख लगाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। दूसरे सर वही संघीय ढांचा के ऊपर ही हिस्सा है वो। नहीं ना 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 ना, वो आप अपने हमारे यहाँ पर जो कानून बनी हुई है कि अगर हमारे ऊपर जमीन हमारी है, नीचे की खनिज भी यहाँ की जिनकी जमीन है उनकी हक की है, ये जब अधिकार दी गई है तो ये कौन कंपनी और कौन कानून बना देंगे कि ये जमीन से हमारे खनिज ले जाएंगे? जी नहीं, तो मतलब जमीन जब आपकी है, जब झारखंड वासियों की है, चलिए ठीक बात है, और जब जमीन सरेंडर कर दिया जाता है केंद्र द्वारा संचालित कोल कंपनियों की ओर से कि चलिए अब इससे खनन बंद हो गया है, और उसके बाद जब उसमें खनन होने लगता है तो कहते हैं केंद्र जिम्मेवार है। नहीं नहीं, अभी देखिए ये क्या बात है? खनन जब बंद हो जाती है तो केंद्र की ड्यूटी है
कि उसको बिल्कुल फिलिंग नहीं, करने राज्य की। सरकार को वो जमीन सरेंडर कर दिया जाता है और उसके बाद उस समुचित बंद खदान को देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है, जो हमारे ओपन कास्ट हो जाते हैं, जो बंद हो जाते हैं, एक मिनट, जो बंद करने के बाद आदेश देने के बाद केंद्र सरकार की होती है कि उसको रिफिलिंग करने के लिए एक फंड होती है उससे। लेकिन रिफिलिंग क्या, वहां तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार निश्चित तौर पर ये लूट होती है, इसे देखना उनके अंडर में लेकिन हमारे यहाँ से एसपी का लूट कौन देखेगा? नहीं देखना है, सबको देखना है। अरे एसपी का क्या लूट देखना है आपको? आपने झारखंड बनने के बाद जो 12 से 14 साल जो लूट किए उसको देखिए। चलिए अतीत पर नहीं, भविष्य पर अभी चर्चा करना है। और एमएमडीआर में क्या खेल होगा नहीं होगा, एमएमडीआर से किसको फायदा किसको नुकसान, चर्चा कर रहे हैं। क्या करेगा प्रशासन? आएंगे संजय जी आपके पास भी आएंगे, उज्जवल जी आपके पास भी आएंगे, प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आपको क्या ये विश्वसनीय लगता है कि किसी थाना क्षेत्र में अवैध माइनिंग होगी और उस थाना क्षेत्र के दरोगा को पता नहीं हो, थानेदार को पता नहीं हो, सबके संरक्षण में? उसके बाद जब गाड़ियां निकलती हैं हाईवे पे तो जितने चेक नाका होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये जो कहते हैं, ये तो मुझे लगता है सिविक्स की किताब को फिर से पढ़ना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है। विधायक पे कह रहे थे, सांसद पे कह रहे थे, हमारी सरकार होती यहाँ पे तो जरूर प्रश्न करते कि आपकी सरकार क्या कह रही है। लेकिन जो आपने अवैध खनन का रिकॉर्ड तोड़ कर दिया है वो सारा कुछ है। भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जो नया कानून पास हुआ है सदन से, इससे झारखंड को दीर्घकालीन फायदा होगा, लॉन्ग रन में फायदा होगा। मैं फिर से आपको 10 सेकंड में समझाता हूं, जो दर्शक लेट से जुड़े होंगे, कि अगर यहां प्रोडक्शन कॉस्ट माइनिंग का बढ़ जाएगा, जैसा कि सेस लगने के बाद होगा, टैक्सेशन के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगाती है, तो लोग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में माइनिंग पे फोकस करेंगे। झारखंड में प्रोडक्शन कम हो जाएगा माइनिंग का, जिससे रॉयल्टी जो है केंद्र को देना पड़ता है वो कम हो जाएगा। आपके इस दावे का एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। उज्जवल जी, में एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, बहुत देर से लोग बोल रहे खनन हो रहा है गलत तरीके से, अवैध तरीके से, तमाम तरीके से। भैया सीसीएल में सीआरपीएफ रहता है, क्या करते हैं? सीआरपीएफ कहाँ रहता है? सीएसएफ कहाँ? सीआईएसएफ? अरे सीआईएसएफ सेंट्रल पुलिस रहता है। आप वो क्या कर रहा है? मतलब आप ही के लोग चोरी में मिले हैं। आप कह रहे तो हम मान ले रहे हैं, आप चोरी करा रहे हैं। बंद पड़े खदानों में सीआईएसएफ नहीं रहता, हमारे लोग नहीं करा रहे। बंद पड़े खदान राज्य सरकार को बता दिया जाता है। न्यूज़ 11 के चैनल पर बंद पड़े खदान में सेंट्रल पुलिस नहीं रहता। चलिए देखिए, चोरी कहाँ हो रही है नहीं हो रही है इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा उस बात पर है कि एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल जो पारित हो गया है उससे खनिज वाले राज्यों को कितना मुनाफा कितना नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। 40% मिनरल देने वाला राज्य झारखंड आगे कौन सा कदम उठाएगा। हालांकि जिम्मेदारी जिनकी है वो बयान देना शुरू कर चुके हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आंदोलन होगा। एमएमडीआर पर माहौल गरमाने वाला है और हम पहले से ही इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी थे, संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ थे, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ भाकपा माले से थे, और कांग्रेस से उज्जवल तिवारी हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।